मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट क्लिप है जो बिल्कुल सही तरीके से बताती है कि पश्चिमी समाज में क्या गलत है। ठीक है, अब मैं पूरी तरह मानता हूं कि हर देश, संस्कृति या समाज को घटनाओं पर अपनी खुद की राय पेश करनी चाहिए। उसे अपनी कहानी पर खुद का नियंत्रण होना चाहिए। आपको अपनी इतिहास और सदियों की यात्रा को अपनी ही नज़र से समझाना चाहिए। पश्चिम एक स्वतंत्र समाज होने के कारण हम अपनी इतिहास को लेकर उतने कट्टर नहीं हो सकते जितने कुछ अन्य संस्कृतियां होती हैं। इसलिए अकादमिक जगत को प्रचलित विचारों को चुनौती देने और जितनी चाहे उतनी किताबें प्रकाशित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उन्हें जांच के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हालांकि पिछले लगभग 20 वर्षों में कुछ बदल गया और हमने देखा कि कैसे अकादमिक जगत वामपंथी वोक विचारधाराओं के कब्जे में आ गया। मेरी कुछ थ्योरीज है कि इसके कई कारण हैं, जैसे कतारी प्रभाव, विदेशी प्रभाव और अमेरिकी व ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में गए कतारी अरबों डॉलर, ये सब इसमें भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ और गहरे मुद्दे भी हैं। शायद जब समाज समृद्ध हो जाते हैं तो वे नरम पड़ने लगते हैं। वे खुद को इतना उदार बना लेते हैं कि उन्हें अपनी राष्ट्रीय पहचान के साथ क्या हो रहा है इसकी परवाह नहीं रहती, जब तक कि उस पर इतना बड़ा खतरा न आ जाए कि वह विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाए, जैसा कि अब हो रहा है। लेकिन 20 साल पहले ऐसा नहीं था। इसी कारण अधिकतर श्वेत लोग तब चुप रहे जब लोगों को गैसलाइट किया गया और उपनिवेशवाद जैसे पूर्वजों के अपराधों के लिए माफी मांगने को मजबूर किया गया। लोगों ने विरोध नहीं किया। ये वोक वामपंथी पागल लोग अपने समय के नायकों की मूर्तियां गिरा रहे थे जो उस दौर के उत्पात थे। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अब लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास इसका एक समाधान है कि आपको कभी भी दूसरी संस्कृतियों के लिए जरूरत से ज्यादा झुकना नहीं चाहिए। अपना इतिहास खुद लिखना चाहिए। तो अगर आप ब्रिटिश हैं तो आपको हमेशा अपना अतीत, जिसमें उपनिवेशवाद भी शामिल है, अपने ही नजरिए से पेश करना चाहिए। तो मेरे पास और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो बिना देर किए मैं आपको ये वीडियो क्लिप दिखाता हूं जिसमें एक वोक महिला और होस्ट इस रिफॉर्म पार्षद को शर्मिंदा और दोषी महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आइए बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो आपने काउंसिल लीडर रहते हुए की हैं। मेरा ख्याल है आपका पहला फैसला था एलजीबीटी प्राइड फ्लैग को हटाना, और आपने कहा कि अब से हम सिर्फ ब्रिटिश झंडे ही इस्तेमाल करेंगे। क्या आपको इसके लिए समर्थन मिला? क्या अजीब सवाल है। क्या आपको समर्थन मिला? रिफॉर्म साफ है। मैं इस आदमी को नहीं जानता, लेकिन हमें पता है रिफॉर्म क्या है और उनके मुद्दे क्या हैं। वे हाल ही में जीते हैं। उन्होंने अपनी काउंसिल में हाल ही में जीत हासिल की है, इसलिए उनके पास ताज़ा जनादेश है। आप ट्रंप की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने पिछला चुनाव बड़े पैमाने पर निर्वासन के वादे पर लड़ा था। अगर नाइजेल फराज सत्ता में आते हैं और बड़े पैमाने पर निर्वासन शुरू होता है, तो यह पूछना बेवकूफ़ी होगा कि समर्थन था या नहीं। बिल्कुल था। यही रिफॉर्म है। अगर वह लेबर का काउंसलर होता तो कह सकते थे, ये क्या कर रहे हो। लेबर पार्टी तो पूरी तरह एलजीबीटीक्यू झंडों, तुष्टीकरण, दूसरों की चमचागिरी करने, डीईआई लागू करने, डीईआई पर और जोर देने और ऐसी ही तमाम बकवास चीज़ों के बारे में है। नहीं, वो रिफॉर्म काउंसलर है। ये सवाल बेवकूफ़ी भरा है। आगे और भी बेवकूफ़ी भरी बातें होंगी। उस वोक महिला का इंतजार करो। देखो कब कोई उदारवादी श्वेत वोक महिला बीच में आएगी। हाँ, हमें समर्थन मिला और यही नतीजा हुआ। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, लेकिन बात सीधी थी। सिर्फ वही झंडे फहराए जाने चाहिए, आप जानते हैं, जो सार्वजनिक इमारतों और राज्य की इमारतों पर फहराए जाएं। वो है काउंटी का झंडा, सेंट जॉर्ज का झंडा और यूनियन का झंडा। समर्थन दिखाने का क्या? जैसे फ्रांस में आतंकी हमले पर हमने वेम्बली स्टेडियम पर फ्रेंच झंडा लगाया था। मुझे उन चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। आप उन चीजों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। जब कभी कभी किसी मुद्दे के समर्थन में खड़ा होना जायज ठहराया जा सकता है। फ्रांस में आतंकवादी हमला हुआ, चलिए फ्रांसीसी झंडा लगाते हैं। सिर्फ इसलिए कि वे समलैंगिक हैं, एक गे क्लब पर हमला होता है। ठीक है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गे झंडा लगाओ, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, हर दिन नहीं। हम ये कब से देख रहे हैं? अब तो 10 साल हो गए। समलैंगिकों को बराबरी और शादी के अधिकार करीब 1 दशक या उससे पहले ही मिल गए थे। तो फिर ये क्या है? तो नहीं, मैंने हमेशा कहा है,
मुझे नहीं पता कि ये राजनीतिक विज्ञान या समाजशास्त्र में कोई प्रेक्षित घटना है या नहीं। समाज कभी स्थिर नहीं रहते, वे या तो विकसित होते हैं या पतन की ओर जाते हैं। जब आप कुछ छोड़ते हैं, चाहे वो प्रगति के लिए ही क्यों ना हो, और कभी कभी प्रगति अच्छी होती है ना? गुलामी को समाप्त करना अच्छा है, लोगों को समान अधिकार देना अच्छा है। हालांकि आज कुछ लोग इस पर किसी और वजह से सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, उस पर नहीं जाते, लेकिन बात यही नहीं रुकी, है ना? देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन से लेकर आज तक हम कितनी दूर आ गए हैं, जहां श्वेत लोगों के साथ संस्थागत रूप से भेदभाव किया जाता है। पश्चिमी देशों में श्वेत लोगों के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता है। इसे कहने में मुझे शर्म नहीं है। हेनरी नोवाक की मृत्यु के बाद ये स्पष्ट हो गया है। साउथहैम्पटन पुलिस के कुछ अधिकारी कह चुके हैं कि वे नस्लीय शिकायतों, पहचान की राजनीति और पीड़ित मानसिकता से घिरे थे और उन्हें खास तरह से व्यवहार करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। मैं यह बात 2024 से कह रहा हूं, जब वह युवा जर्मन पुलिस अधिकारी मारा गया था जो झगड़े को शांत कराने आया था, जिसकी रिपोर्ट एक कुरान जलाने वाले ने की थी। लेकिन जैसे ही वह आया, उसने कुरान जलाने वाले के पीछे दौड़ लगाई, न कि चाकू वाले अफगान के पीछे जो सब पर हमला कर रहा था, जिसमें कुरान जलाने वाला भी था। इसी वजह से अफगान लेकिन पुलिस अधिकारी, यह युवा पुलिस अधिकारी, जर्मन पुलिस अधिकारी, वह आया, लेकिन अपनी वोक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की वजह से जो उसने सीखे थे, कुछ वैसे ही जैसे हेनरी नोवाक के मामले में ये पुलिस अधिकारी थे। वह आया, बताओ वह किसके पीछे गया? वो चाकू वाले अफगान के पीछे नहीं गया, बल्कि कुरान जलाने वाले गोरे के पीछे गया। दुर्भाग्यवश उसे इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि जब वो अफगान आदमी उठा तो उसने उसी जगह उसकी गर्दन में चाकू मार दिया और मेरी समझ से वो 2 दिन बाद मर गया। तब से मैं यही कह रहा हूँ, वह आदमी निश्चित रूप से वोक विचारधारा से प्रभावित था और उसने इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई। यह खतरनाक है। हेनरी नोवाक के साथ भी यही हुआ। पश्चिमी देशों में गोरे लोग ही सबसे ज्यादा भेदभाव झेलते हैं। ये शुरू हुआ समान अधिकार और नस्लवाद खत्म करने के लिए, जो अच्छा था, लेकिन वही नहीं रुका। समाज या तो विकसित होता है या पतन की ओर जाता है, और मैं कहूँगा कि तब से पश्चिमी समाज पतन की ओर जा रहा है, और यह उन्हीं घटनाओं में से एक है। हाँ, समलैंगिकता को स्वीकार करना एक अच्छी बात है। अगर कोई अपने घर की प्राइवेसी में कुछ भी करना चाहता है तो वह उसकी अपनी मर्जी है। इसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं है, ना ही राज्य का इसमें दखल देना चाहिए। बस इतना ही। लेकिन फिर हम इस पूरी अल्फाबेट भीड़ में फंस गए। अब बात यही खत्म नहीं हुई। वो लोग ऐसे हैं कि मैं कल उठकर कह सकता हूं कि मैं एक महिला हूं और मैं महिलाओं के बाथरूम या चेंजिंग रूम में जाने की मांग कर सकता हूं। यही इसकी पागलपन भरी बात है तो नहीं, इसका एक संतुलित रास्ता है, एक अच्छा समाधान है। और यह कोई कट्टरपंथी सोच नहीं है। रिफॉर्म कोई दक्षिणपंथी या अति दक्षिणपंथी विचार नहीं है। मुझे तो लगता है कि उनका नजरिया काफी वामपंथी है। घटनाएं तुरंत होती हैं, मुझे उससे दिक्कत नहीं। असल में बात सिर्फ झंडे या कपड़े की नहीं थी। ये मुख्य रूप से इस बात पर था कि शक्ति किसे सौंपी जाती है और उसका प्रभारी कौन होता है। अब मामला सुलझ चुका है और ये 1 साल पहले हुआ था। लेकिन हाँ, देखिए, अगर कोई घटना होती है तो हम उसे उसी आधार पर देखेंगे। मरीना, आप उस फैसले पर क्या सोचती हैं? क्यों? मुझे लगता है ये अजीब है। यही वो वोक महिला है जिसके बारे में मैं बता रहा था। इसके बाद सब कुछ बहुत बढ़ गया। कि आप यहाँ तक पहुंची, आप अपने लोगों के लिए अच्छा कर सकती हैं और आपने इसे चुना। हमने उससे ज्यादा किया है, वो तो छोटी बात है। लेकिन क्यों? मान लीजिए जैसे कि एलजीबीटी झंडा, रेनबो झंडा, ये आपको इतना क्यों आहत करता है? ये हमें या किसी को आहत नहीं करता। मुझे लगता है उसे समलैंगिक लोगों से दिक्कत नहीं है। पॉलिन हेंसन की वन नेशन अब ऑस्ट्रेलिया की सबसे लोकप्रिय पार्टी है। इनकी एक सांसद खुलकर समलैंगिक है और उनके साथी इंडोनेशियाई पूर्व मुस्लिम हैं। शायद पूर्व मुस्लिम, मैं मानता हूं। लेकिन उन पर आरोप है कि वह पार्टी फार राइट है। मुझे लगता है कि यहाँ तक कि फार राइट लोग भी समलैंगिकों से नफरत नहीं करते, या उन्हें सिर्फ आखिरी हिस्से, ट्रांसजेंडर हिस्से से ही कुछ दिक्कत है, जहां वे कहते हैं और मुझे भी उससे दिक्कत है। क्या इसका मतलब है कि मैं फार राइट या नस्लवादी हूं? खैर, मुझे नहीं पता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं, हम उससे नफरत नहीं करते। हमारे विचार अलग अलग है कि इन चीजों का राजनीतिकरण कैसे होना चाहिए, और पहचान की राजनीति
हमें किस हद तक जबरदस्ती थोपनी चाहिए। ठीक है, आपको इसे हटाना होगा। आइए यहाँ सही बात करें। वो प्राइड झंडा नहीं था, वो प्रोग्रेस प्राइड झंडा था। वैसे भी उस इमारत पर उसके लिए प्लानिंग परमिशन नहीं थी। ये पहली समस्या थी जिसे लोग नहीं जानते थे, और उसके पास प्लानिंग परमिशन भी नहीं थी। आप इसे बहाना बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। लेकिन मुख्य समस्या ये थी कि एक सरकारी इमारत पर हम वारविकशायर के 6,30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। हर किसी का प्रतिनिधित्व सेंट जॉर्ज, यूनियन और काउंटी के 3 झंडों से हो सकता है। ये नकली लगता है क्योंकि आपका रिकॉर्ड बताता है कि आप ब्लैक हिस्ट्री मंथ रद्द करना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? मैं इसी पर बात करना चाहता था और अपना जवाब दूंगा। मुझे लगता है काउंसिल और टैक्सदाताओं को इसे समर्थन देना चाहिए। आपको हमेशा इतिहास का समर्थन करना चाहिए। हाँ, आपको इतिहास का समर्थन करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। एक सेकंड रुकिए। हर किसी के लिए ऐसे खास इतिहास महीने नहीं होते। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप असल में वही इतिहास पढ़ाना चाहते हैं जिसमें ब्रिटेन महान है, साम्राज्य महान है, और असल में वो इतिहास नहीं पढ़ाना चाहते जो आपको पसंद नहीं है, ब्लैक हिस्ट्री मंथ, और वे समुदाय जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे गे प्राइड आदि, ये सब चीज़ें। बाकी सब हटा दो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करो जो आपको दिलचस्प लगती है। नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं पता उसने क्या कहा या प्रतिक्रिया दी, लेकिन मेरे पास जवाब है। इसलिए मैंने कहा था कि किसी भी देश को अपना नैरेटिव और अपना इतिहास आगे बढ़ाने के लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। अगर आप एक ब्रिटिश व्यक्ति हैं तो आपको ब्रिटेन का पूरा इतिहास ब्रिटिश नज़रिए से समझाना चाहिए, यहाँ तक कि उपनिवेशवाद भी। ठीक है, 17वीं और 18वीं सदी के संदर्भ में उपनिवेशवाद को जायज़ ठहराया जा सकता है। उस समय तक हर साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी, अपने जीवन के तरीके और मूल्यों पर आधारित व्यवस्था को अन्य देशों पर विजय प्राप्त करके फैलाया था। कोई और देश या संस्कृति अपने इतिहास की इतनी जांच नहीं करती जितनी गोरे करते हैं, और फिर गोरे नहीं। जैसा कि मैंने कहा, किसी वजह से कुछ बदल गया। अफ्रीका में आप वाइट हिस्ट्री मंथ नहीं पढ़ते। आप भारत या पाकिस्तान में वाइट हिस्ट्री मंथ नहीं पढ़ते। मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ। पाकिस्तान स्टडीज़ में ये बहुत हद तक उपनिवेशवाद विरोधी था, और इसके पीछे वाजिब कारण थे। उनका अपना समाज है, वे अपनी ही समाज को आकार दे रहे हैं। इसी वजह से वे अपनी खुद की इतिहास लिख रहे हैं, और कभी कभी इतना ज़्यादा कि मुझे ब्रिटिश नज़रिए से बहुत कुछ सीखना पड़ा। उदाहरण के लिए, भारत पर पूरा कब्जा करना असल में एक संयोग था। एक घटना थी जिसे ब्लैक स्वान कहा जाता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारी लगभग दर्जन भर जिंदा जला दिए गए थे, या कुछ ऐसा ही हुआ था। और फिर इससे ब्रिटिश राज सत्ता को अंदर जाकर न्याय की मांग करने का कारण मिल गया, और जब वे न्याय की तलाश में गए तो फिर यह विस्तार हुआ। पाकिस्तान में जो कहानी हमें पढ़ाई जाती है वही शायद भारत में भी मिलती जुलती होगी, लेकिन इस पर मुझे कोट मत कीजिए। वो ये है कि ब्रिटिश भारत में व्यापार के बहाने आए और फिर उन्होंने अपने पैर पसारे और पूरे देश पर कब्जा कर लिया। तो मूल रूप से वो कह रहे हैं कि वो चुपके से आए थे, और फिर ठीक है, आप थोड़ा दूर से देख सकते हैं, आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जैसे वो ब्लैक स्वान घटना। आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं और अपनी कहानी बना सकते हैं। मुझे लगता है ये सही है, क्योंकि पाकिस्तान या भारत जैसे देश उपनिवेशवाद का जश्न क्यों मनाएंगे? मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने ब्रिटिशों को रेलवे, अस्पताल या विश्वविद्यालय बनाने के लिए धन्यवाद दिया हो। फिर से, ये ठीक है। ठीक उसी तरह ब्रिटिश लोगों को भी अपनी ही नज़रिए से अपना इतिहास लिखने की आज़ादी होनी चाहिए। बस इतना ही। हर चीज़ में 100% सटीक होना ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ बारीकियाँ होती है। जब भी मैं कुछ सीखता हूँ मुझे पक्षपात दिखता है, यहाँ तक कि उन इतिहासकारों में भी जो बहुत निष्पक्ष लगते हैं, वे भी कुछ कथाएं छोड़ते हैं, क्योंकि हर किसी में कहीं ना कहीं पक्षपात होता है। मेरा कहना है कि अगर अमेरिकन लोग अपना इतिहास लिखने जा रहे हैं तो उन्हें अपना इतिहास बिना माफ़ी मांगे लिखना चाहिए। उन्हें अपनी नज़रिए से कांगोलीज इतिहास या पश्चिम अफ्रीकी इतिहास लिखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आखिर में जो नतीजा निकलता है उसे देखिए। आपके पास कुछ भी नहीं बचता। आप एक ऐसी पीढ़ी बनाते हैं जो अपनी विरासत के लिए माफ़ी मांगती है, जबकि अन्य संस्कृतियाँ ऐसा नहीं करती। एक और उदाहरण दूं। अमेरिका एक स्वतंत्र पश्चिमी उदार लोकतंत्र है। वहाँ स्वतंत्र अकादमिक माहौल है, और इसके अलावा
कुछ और कारणों से वे वोक हो गए हैं। वे ट्रांस अटलांटिक गुलाम व्यापार के लिए अपने देश या अपने इतिहास को शर्मसार ठहराते हैं। यह ठीक है, फिर भी मैं उसका औचित्य नहीं दूंगा। मैं 21वीं सदी का हूं, इसलिए गुलामी को सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन पता है क्या, कोई भी, यहाँ तक कि अश्वेत लोग भी, यहाँ तक कि अश्वेत अमेरिकी, हाँ अफ्रीकी अमेरिकी और अफ्रीकी अफ्रीकी, वे भी अरब गुलाम व्यापार के बारे में कुछ नहीं कहते। क्यों? तो अरब गुलाम व्यापार, ट्रांस सहारा गुलाम व्यापार या हिंद महासागर गुलाम व्यापार, पूर्वी अफ्रीकी गुलाम व्यापार, खासकर पूर्वी अफ्रीका और जांजिबार पर ध्यान दे, ये सब बातें, वो लगभग 1000 साल तक चला। ये 1961 तक चलता रहा दोस्तों। 1961 में सऊदी अरब में और 2001 में मॉरिटानिया में। कुछ लोग कहते हैं कि ये अब भी जारी है, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अफ्रीकी लोग भी इस पर चर्चा नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि मुस्लिम देशों में वोक माइंड वायरस का असर नहीं है। उनके प्रोफेसरों ने ये नहीं कहा कि जानते हो क्या, हम उन्हें हमारी कहानी लिखने देंगे। फिर से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चरमपंथ सही है। हमें स्वतंत्र अकादमिक माहौल होना चाहिए, ठीक है, हमें स्वतंत्र अकादमिक माहौल होना चाहिए। उन्हें अपना शोध करने दो, उन्हें किताबें प्रकाशित करने दो और जो भी करना है करने दो, लेकिन हमें हमेशा इसका विरोध करना चाहिए। मैं इस सोच को चुनौती दे रहा हूं कि इसे स्वीकारना जरूरी है। अगर ऑस्ट्रेलिया में हो तो जो कहना है कह लो। मैं तो ऑस्ट्रेलिया में पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन हम ऑस्ट्रेलियाई, या जो प्रमुख संस्कृति है वो अपनी ही इतिहास लिखने वाली है। हम रास्ते में हुई कुछ गलतियों को स्वीकार करेंगे, ठीक है? लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जब ब्रिटिश लोगों ने 1777 में ऑस्ट्रेलिया आने का फैसला किया तो उन्होंने आदिवासी जमीन पर कब्जा कर लिया और बहुत सारे आदिवासी लोग मारे गए और उनकी जिंदगियां उजड़ गई और पूरी तरह बदल गई। लेकिन इसका अंतिम नतीजा ये खूबसूरत देश बना जो रेगिस्तान में है, ठीक है? हमें इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप अकादमिक जगत को देखते हैं, जब आप वामपंथियों को देखते हैं, मेरा मतलब है उनका अंतिम उद्देश्य या तो अराजकता फैलाना है या फिर उनमें से हर एक को देश से बाहर निकाल देना है। फिर हम ऑस्ट्रेलिया आदिवासी लोगों के हवाले कर देंगे। आदिवासी भी ऐसा नहीं चाहते। अब आप क्या करेंगे? इन इमारतों व घरों में कौन रहेगा, कौन काम करेगा? ये सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। तो यही होता है। मेरा मतलब है, मेरी बात यह है कि जब आप उस दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं तो यही होता है। आपको इसे रोकना होगा। आपको रोक कर कहना होगा, माफ कीजिए, हम अपना इतिहास खुद लिखेंगे। बस यही है। और ये हो सकता है कि ये 100% सही ना हो, लेकिन समाज जटिल होते हैं। समाज के कई घटक होते हैं। हमारे पास लाखों लोग हैं। इसलिए एक राष्ट्र राज्य को बनाए रखने के लिए, क्योंकि यही हमारा वर्तमान मॉडल है, राष्ट्र राज्यों को बढ़ाने, चलाने और सर्वोत्तम रूप से काम करने के लिए, तो हमें एक कथा की आवश्यकता है और हमें उस कथा की रक्षा करनी है और हमें उस कथा पर अडिग रहना है। इसीलिए जॉर्डन पीटरसन ने कहा था, आपको मिथकों की जरूरत है, आपको कहानियों की जरूरत है, आपको नायकों की जरूरत है। लेकिन वामपंथियों को देखिए, वे क्या करते हैं? वे आपकी कहानी, आपकी मूलभूत कहानियों पर हमला करते हैं। अमेरिका चोरी की गई जमीन पर स्थापित हुआ, ऑस्ट्रेलिया चोरी की गई जमीन पर स्थापित हुआ। जैसे कि खुद नींव को ही चुनौती दी जाती है, फिर भी वे इन शानदार देशों में रहते हैं। देखिए इतिहास की उन गलतियों ने आखिरकार क्या परिणाम दिए। ये एंग्लोस्फीयर देश मानवता के इतिहास में सबसे सफल देश है, नजर न लगे। खैर, मेरे पास तो कांच की मेज है, लेकिन फिर भी इसे जारी रखने के लिए वे हमारे मूलभूत आख्यान पर हमला करते हैं। वे हमारे नायकों के पीछे आते हैं, चाहे वो कैप्टन कुक हों या कैप्टन आर्थर फिलिप, जो सिडनी, न्यू साउथ वेल्स के पहले गवर्नर थे, मुझे लगता है बाद में कोलंबस। वे हमारे नायकों को निशाना बनाते हैं और फिर वे उसी समाज को निशाना बनाते हैं जिसने खुद को खुला रखा है। मेरा मतलब है, अगर ये समाज इतने बुरे होते तो वे अपने विरोधियों, अपने प्रतिद्वंदियों, अपने विघटनकारियों को इतनी आज़ादी नहीं देते। लेकिन नहीं, तो मेरा मानना है कि यह जीने का एक शानदार दौर है। मैं कहूँगा यह पुनर्जागरण है। मैं निक हॉवी को सुन रहा था। वह निक हॉवी है या निक लो, समाजशास्त्री। तो वो कह रहे थे कि समाज लगभग हर 70 साल में रीसेट होते हैं और ये बात कुछ हद तक सही भी लगती है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने सुना होगा, मजबूत लोग महान समाज बनाते हैं,
महान समाज नरम दिल लोग बनाते हैं, नरम दिल लोग कमज़ोर समाज बनाते हैं, और फिर कमज़ोर समाज। आप जानते हैं, वही चक्र। इसमें कुछ हद तक तर्क है, और फिर हमेशा कोई न कोई बड़ा संघर्ष होता है, या तो गृह युद्ध या वैश्विक युद्ध या कुछ और अगर आप इसे अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध से लेकर गृह युद्ध, फिर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध तक देखें तो यह लगातार होता आया है। और फिर आप जानते हैं 70 और 80 के दशक की सामाजिक क्रांति, और फिर इसने एक बहुत ही कमज़ोर समाज बना दिया जो खुद को टिकाए नहीं रख सका। समाजों को समाज के रूप में काम करने के लिए कुछ चाहिए होता है। हमें किसी तरह की एकता चाहिए जो हमें जोड़े रखे। बहुसांस्कृतिकता इसका सिर्फ एक पहलू है। बहुसांस्कृतिकता बस काम नहीं करती। एक प्रमुख संस्कृति होनी चाहिए जिसे अपनी प्रधानता बलपूर्वक स्थापित करनी होती है। बस यही है, बल से। देखिए क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। मेरा कहना है कि ब्रिटेन को अपने इतिहास के लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। उन्हें ऐसा करना चाहिए। उन्हें इसे अपनाना चाहिए और अपने नज़रिए से पेश करना चाहिए। भारतीय व्हाइट हिस्ट्री मंथ जैसा महिमामंडन नहीं कर रहे हैं। भारतीय ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर अच्छी बातें नहीं लिख रहे हैं। यहाँ तक कि अच्छी बातें भी स्वीकार नहीं की जाती, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्हें अपना खुद का स्वाभिमानी समाज बनानी है। समाज ऐसे ही काम करते हैं।